स्वागत है बच्चों आपको मेरे चैनल लर्न 20 पर। तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर है राजनीतिक शास्त्र का। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे पहला चैप्टर का। ठीक है, तो क्या है कि हर सामाजिक विविधता, क्वेश्चन फर्स्ट है कि हर सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कैसे? क्वेश्चन को समझिए, फिर से पढ़ रहे हैं कि हर सामाजिक विविधता, विविधता मतलब डाइवर्सिटी, समाज में जो अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग पहनावा, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग बोली भाषा के लोग जो रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग जो रह रहे हैं, वही तो विविधता है। क्या ये जो विविधता है ये समाज में विभाजन का रूप नहीं लेती है? विभाजन मतलब लोग एक दूसरे से विभाजित है, एक दूसरे से मिले जुले नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं, लेन देन नहीं करते हैं। क्या यह रूप सामाजिक विविधता, सामाजिक विभाजन, अलग अलग प्रकार के जो लोग हमारे बीच रहते हैं वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेते हैं? कैसे? समझ में आया आपको? तो क्या बोल रहा है, सामाजिक विविधता मतलब हर एक वेशभूषा के लोग, हर एक प्रकार की बोली, अलग अलग जाति धर्म के लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, यह क्या है? विविधता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, ये क्या है? विविधता है। क्या हम लोग अगर काले हैं तो क्या गोरे लोगों से बात नहीं करेंगे, या हम लोग गोरे हैं तो काले लोगों से बात नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो यही तो विभाजन है। यही चीज को पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या विभाजन का रूप नहीं लेता है? तो उत्तर है हर सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं। हर सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन में नहीं बदलती है। सही बात है कि जब सामाजिक विविधता है लेकिन सामाजिक विभाजन में नहीं बदलती है। हम लोग हर एक वेशभूषा, हर एक धर्म के लोगों से लेन देन, आपस में मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि विविधता स्वाभाविक है ना, ये नेचुरल है। नेचुरल है कि हर आदमी एक तरह का नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें तो आपसे डिफरेंट होगा ही। जब विभिन्न सामाजिक समूहों में परस्पर सहयोग, सम्मान और समानता होती है तब यह विभाजन का कारण नहीं बनती है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विविधता के बावजूद, अलग अलग प्रकार के हैं हम लोग आपस में, लेकिन उसके बावजूद भी परस्पर सहयोग है। वो भी हमको सहयोग कर रहा है, हम भी उसको सहयोग कर रहे हैं, हम भी उसका सम्मान करते हैं, वो भी मेरा सम्मान करता है। समानता, हम भी उसको उसी नज़र से देखते हैं जिस तरह से अपने भाई लोग को, मतलब कहने का मतलब उसे उसके साथ भेदभाव नहीं करते हैं, समानता है ना। तो समानता होती है तो यह विभाजन का कारण कभी नहीं बनती है। यह जब यह विविधता भेदभाव, असमानता यानी भेदभाव हो, असमानता हो, समान नहीं माने, हम उसको किसी और से भेदभाव करवाएं, है ना, कि या उसके साथ भेदभाव करें या अन्याय में बदल जाती है, अन्याय करें उनके साथ तो बदल जाती है, तो यह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। लेकिन वास्तविक में हमारे बीच तो ऐसा ना के बराबर देखा जाता है कि सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का कारण है, का रूप नहीं लेती है। यही कारण है। कैसे? तो आपको समझा देना, इसी प्रकार से लिखना है। सामाजिक विविधता कब कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। फिर वही क्वेश्चन है कि कब विविधता, तो अब उसी में जवाब पिछला वाला में ही है। जब सामाजिक विविधता के आधार पर लोग के साथ भेदभाव किया जाए, उन्हें समान अवसर नहीं दिया जाए, समान अवसर नहीं मिलता है। अब हम क्या करें, बोले यहाँ पे भारत में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकुलर वर्ग के लोगों को ही जॉब दिया जाएगा, बाकी अन्य लोगों को समान अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, समान अवसर नहीं मिलते हैं, एक ही प्रकार का अवसर नहीं मिलते हैं, उनको जॉब में रिक्रूटमेंट नहीं किया जाएगा। अगर बोल दिया जाए बिहार में अगर कोई बहाली निकली तो बोला जाए सिर्फ बिहार के बच्चों को लेंगे, झारखंड यूपी अन्य जगह के बच्चों को नहीं लेंगे। तो ये समान अवसर उपलब्ध नहीं है। जैसे भारत सरकार अगर कोई बहाली निकाले और बोल दे कि बिहार के बच्चों को सिर्फ लेंगे, अन्य राज्यों के बच्चों को नहीं लेंगे, तो ये समान अवसर नहीं है। तो यह तब यह सामाजिक विभाजन में बदल जाती है। जब समान अवसर नहीं मिलते हैं, भेदभाव किया जाता है, तब यह सामाजिक विभाजन में बदल जाती है। उदाहरण के लिए जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। तीसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन राजनीति का
परिणाम स्वरूप सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र का व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। क्या बोल जाए? सामाजिक विभाजन की राजनीति, ऐसी राजनीति जिसमें आपस में हम लोगों को बांटना चाह रहा है, ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। कैसे, आप बताइए। तो भारत के संदर्भ में इसका उत्तर देना है। तो भारत में सामाजिक विभाजन जैसे जातिवाद है कि नहीं? हाँ है। भाषावाद है, कोई तमिलनाडु से तमिल भाषा को तमिल भाषा में बोलना चाहता है, कोई हिंदी भाषी लोग उत्तर भारत से है तो हिंदी भाषा में बोलना चाहता है। तो जातिवाद, भाषावाद, धर्म, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, भारत में ऐसा है। भारत के संदर्भ में देखें तो आदि राजनीति से लोकतंत्र प्रभावित होती है, बिल्कुल होता है। इन मुद्दों के आधार पर राजनीतिक दल वोट बैंक तैयार करते हैं कि मुस्लिम हमारा वोटर नहीं है, हिंदू हमारा वोटर है। हिंदू को क्या करेंगे? हिंदू के बारे में अच्छा बोलेंगे, मुसलमान के बारे में खराब बोलेंगे। तो ये सामाजिक विभाजन पर राजनीति कर रहा है लोग, और ये उस राजनीति से क्या हो रहा है? सामाजिक विभाजन हो रहा है। और इसे राजनीतिक दल वोट बैंक तैयार कर रहे हैं जिससे लोकतंत्र में सामाजिक समानता और निष्पक्षता को नुकसान पहुंचे। लोकतंत्र में एक बात है कि सामाजिक समानता होना चाहिए, हर आदमी को इक्वल राइट्स होना चाहिए, है ना। लेकिन और निष्पक्षता, किसी के पक्ष में लोकतंत्र नहीं होता है, सबके लिए निष्पक्ष है, सब उसके सामने बराबर है। फिर भी भारत के में इन विभाजनों को शांति और बातचीत से हल करने का प्रयास किया है। भारत ने क्या किया? इन विभाजनों को, इतना विभाजन तो है ही, जातिवाद, राजनीति, धर्म, भाषावाद आदि है, लेकिन फिर भी भारत अभी प्रयास भी कर रहा है और जहाँ तक किया भी है कि इन विभाजन को शांति और बातचीत से हल करने का प्रयास किया है, और अभी तक मिला ठीक ठाक लोकतंत्र चल रहा है भारत का। अब आते हैं अगला, सामाजिक न्याय के संदर्भ में 70 के दशक से भारतीय लोकतंत्र की यात्रा के संदर्भ में वर्णन करें। 70 के दशक मतलब 1970 के 1970 से 60 से 70 के बीच का बात बोला जा रहा है। सामाजिक संदर्भ में 70 के दशक से भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का वर्णन करें। तो 70 के दशक में भारत में सामाजिक न्याय के विचार पर को बल मिला। 70 के दशक में क्या मिला? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? पिछड़ा जाति जो भी है, ऊंच नीच भेदभाव को ख़त्म किया जाए, सबको समाज में क्या मिले? न्याय मिले, सबको समान अवसर मिले। सामाजिक न्याय का विचार 70 के दशक में ज़्यादा उसको बल मिला। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण प्रदान कर उन्हें समान अवसर देने की नीति अपनाई गई। मंडल आयोग की सिफारिश के बाद है ना, 70 के दशक में ऐसा मंडल आयोग की सिफारिश के बाद सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए और आरक्षण दिया गया। ओबीसी आरक्षण मंडल आयोग के का ही देन है। 70 का दशक मतलब 1970 से लेके 80 तक के बीच का जो साल है उसको बोला जाता है। 70 के दशक में क्या होता है? सामाजिक न्याय के विचार पर ज़्यादा बल मिला और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण प्रदान कर उन्हें समान अवसर देने की नीति अपनाई गई। मंडल आयोग जो ओबीसी आरक्षण दिया की सिफारिश के बाद सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, बिल्कुल उठाए गए। तो याद रखिएगा 70 के दशक में ऐसा हुआ। अब सामाजिक विभाजन के संदर्भ को संभालने के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? आइए, ऑब्जेक्टिव है ना ये। हाँ, निम्नलिखित के 3 कथनों पर विचार करें। यहाँ सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सामाजिक विभाजन संभालना है मतलब होने नहीं देना है, तो कौन सा कथन लागू नहीं होता है? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजन का छाया राजनीति पर पड़ता है। हाँ, ये बात तो सही है ना।
सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लागू नहीं, सामाजिक कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू नहीं होता है? सामाजिक विभाजन को संभालना है, होने नहीं देना है। इनमें से कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में लागू नहीं होता है? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक विभाजन नहीं होने देना है, संभालना है उसको। इसी के संदर्भ में से कुछ कथन नीचे दिया गया है, उनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो पहला है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ता है। हाँ, पड़ता है। तो ये सामाजिक विभाजन को संभाल रहा है? नहीं संभाल रहा है। क्या कर रहा उसकी छाया राजनीति पर पड़ता है? हाँ, पड़ता है। मतलब पहला है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। हाँ, ये बात तो सही है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो होती है, जिसके चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यह लागू होता है। ये लागू नहीं होता है, यहाँ खोजना है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होता है कि राजनीतिक में कंपटीशन के कारण सामाजिक विभाजन की छाया, वो चाहता है कि लोग क्या करें, बट जाए आपस में और उसका वोट का फायदा हमें मिले। तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है, अक्सर होती है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, वो ढूंढना है। ये तो लागू होता है। अगला है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत जाहिर करना संभव है। हाँ, ये संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, बिल्कुल अच्छा तरीका है, ये लागू होता है। लेकिन लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है? नहीं। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो विखंडन की बात करेगा ही नहीं। क्या करेगा? लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये बात लोकतंत्र के लिए लागू नहीं होता है, लोकतांत्रिक शासन के लिए लागू नहीं होता है। वह सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन, डिसइंटीग्रेशन की ओर ले जाना नहीं चाहेगा अगर एक अच्छा लोकतंत्र है तो। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लागू नहीं होता, ये गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लागू। अब निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करें। जहाँ सामाजिक भिन्नता एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। हाँ, सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे से टकराता है, नहीं, वहाँ सामाजिक विभाजन नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है। सामाजिक विभिन्नता, हिंदू कुछ और मान रहा है, मुसलमान कुछ और मान रहा है। सामाजिक विविधता है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। एक दूसरे से टकराते हैं मतलब एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ टकराने की बात तो नहीं होना चाहिए, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। अगर टकरा रहा तो क्या है कि सामाजिक विभाजन एक दूसरे से टकरा रहा है मतलब एक दूसरे से टकराना मतलब एक दूसरे से विपरीत है, एकदम बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे का विरोधी है, तो सामाजिक विभाजन हो जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है, यह संभव है कि एक व्यक्ति के कई पहचान, मल्टी आइडेंटिटी हो सकती है। कई पहचान एक व्यक्ति का हो सकता है। एक व्यक्ति पिता की तरह है तो एक व्यक्ति वही व्यक्ति भाई की तरह भी हो सकता है। तो कई पहचान हो सकता है, एक व्यक्ति का कई पहचान। आप किसी का बहन है तो किसी का बेटी है, आप ही हैं, लेकिन आपका मल्टी आइडेंटिटी है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन है, ये तो गलत बात है। सिर्फ भारत में ही सामाजिक विभाजन नहीं है, अन्य देशों में भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर। निम्नलिखित में से कौन रंग भेद विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, जेड गुडी। कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जिसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा जेड गुडी। कौन हो जाएगा? जेड गुडी। अगला, सही मिलान करें। पाकिस्तान इस्लाम धर्म है, भारत सेकुलर है। क्या है? भारत सेकुलर है। और जापान के सेंटो एक लीडर थे। चलिए हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे है ना। पाकिस्तान में इस्लाम, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष, जापान में शिंतो जापान के थे। अब भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी का उद्देश्य
पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भावी समाज, आने वाला समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी के उद्देश्य पर एक टिप्पणी लिखें। लोकतंत्र का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां सभी नागरिकों को क्या मिले, समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान सम्मान मिले। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी होगी, आने वाली जो समाज है उसमें लोकतंत्र की जिम्मेदारी होगी कि वह भेदभाव, अन्याय, असमानता, शोषण को समाप्त कर न्यायपूर्ण व्यवस्था को क्या करे, सुनिश्चित करे। भारत में किस तरह जातीय असमानता होती है, स्पष्ट करें। भारत में जातीय असमानता जन्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था के कारण है। क्या है, जन्म के आधार पर जाती है यहाँ पे, और यह सामाजिक व्यवस्था का कारण है। समाज में ऐसा ही व्यवस्था है जिसमें इसमें ऊंच नीच भेदभाव, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, तुम बड़ा जाति है मैं छोटा जाति हूँ, इस प्रकार ऊंचा शिक्षा और रोजगार में भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, है ना। कोई किसी को समाज के मूल्यों पर काम अगर वह नहीं करता तो समाज उसे त्याग देता है। तो सामाजिक बहिष्कार, कुछ जातियों को पीछे रखा जाना शामिल है। कुछ जाति हमेशा उसे प्रेशर डाल के पीछे रखा जाता है कि आप हमसे नीचे जाति का हैं, आप नीचे रहिए, नीचे खाइए बैठ के, आप हमारे पास समान टेबल पे नहीं बैठ सकते, हमारी पंक्ति में नहीं बैठ सकते। ये सब कुछ जातियों को पीछे रखा जाना शामिल है। इस तरह की जातीय समानता भारत में किस तरह की है, जातीय समानता है, स्पष्ट करना तो इस प्रकार की है, स्पष्ट कर देना है। जो आप लोग देखते हैं आंखों से, यह असमानता भी अब भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो क्या क्या है, ऊंच नीच में का भेदभाव, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव, है ना, शिक्षा में भी भेदभाव होता है, रोजगार में भी भेदभाव होता है, सामाजिक बहिष्कार और कुछ जातियों को पीछे रखा जाना, ये सारा चीज़ें। अब है अगला, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके दो कारण लिखे हैं कि एक जाति के लोग एक ही तरह से मतदान नहीं करते हैं। तो जाति के आधार पर क्या हो सकता है चुनावी नतीजे तय, नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक जाति के लोग एक ही लोग को मतदान करेंगे, उस जाति के सारे लोग, ऐसा नहीं है। उस जाति में भी कई लोग किसी अन्य पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, अन्य पार्टियों को चाहते हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में अनेक जातियां होती है और इससे कोई एक जाति पूरी तरह नतीजा तय नहीं कर सकती है। चलिए, ये बात भी सही है। क्या है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में क्या होती है, बहुत सारी जाति होती है, अलग अलग जाति अलग अलग प्रतिशत में है, तो हर जाति में हर एक पार्टी का वोटर है। तो क्या इस एक जाति से नतीजा तय हो जाएगा कि ये पार्टी जीत जाएगा क्योंकि इसका जाति के लोग हैं यहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ विभिन्न पहचानों का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव हो या वे कमजोर स्थिति में हो। कुछ बोल रहा है, कुछ विभिन्न पहचानों का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्री के साथ क्या हो, भेदभाव हो और वे कमजोर स्थिति में हो। कुछ ऐसी पहचानों का जिक्र करें। तो शिक्षा में लड़कियों की संख्या कम है, यह पहचान यह है कि शिक्षा में लड़कियों का संख्या कम क्यों है, आखिर उसके साथ स्त्रियों के साथ भेदभाव है, वे कमजोर स्थिति में, तभी तो उसकी शिक्षा में लड़कियों की संख्या कम है। तो एक पहचान, विभिन्न पहचानों का जिक्र, तो एक पहचान यह है, इससे पता चल जाता है कुछ ना कुछ स्त्री के साथ लोचा है, कुछ ना कुछ उसके साथ भेदभाव है। दूसरी, कार्य क्षेत्र में महिलाओं को समान वेतन क्यों नहीं मिलता है, यह भी एक पहचान है। वो समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों में महिला प्रताड़ित होती है, यह भी पहचान है। महिला ही ज़्यादातर दहेज और घरेलू हिंसा महिलाओं पर ही किया जा रहा है, यह भी एक पहचान है। ये भेदभाव हो रहा है, या जिस भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव और वे कमजोर स्थिति में, ये तीन बात यह स्पष्ट करता है। अब भारत की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत में विधायिका में महिला के प्रतिनिधित्व बहुत कम है। सांसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या पुरुष की तुलना में बहुत कम है, जबकि वे जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है, उसकी आधी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन प्रथाओं का जिक्र करें जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों का आदर सम्मान, सभी धर्म को मानने का आज़ादी, जिसको जो धर्म मानना है वो मानो, किसी धर्म को विशेष व्यवहार नहीं दिया जाएगा, एक ही धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानना। उन दो प्रथाओं को जिक्र करें तो पहला चीज़ है धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध करता है, तो उसके विरोध में है कि किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानो, दूसरे को नीचा मानो।
तो यह उसका सिद्धांत, जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यह उसका विरोध करता है। जबकि यहाँ हर धर्म को बराबर माना जाना चाहिए, श्रेष्ठ किसी एक को नहीं दिखाया जाना चाहिए। राज्य के द्वारा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देना नहीं, ऐसा नहीं होना। राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, उसके लिए सारा धर्म एक समान है। राज्य मतलब यहाँ सरकार, राज्य मतलब सरकार। जब समाज के विभिन्न समूहों समाज में विभिन्न समूह हो तो सत्ता में उनका सहभागिता होना क्यों जरूरी है? हाँ, समाज में विभिन्न धर्म, जाति और भाषा के लोग हैं तो लोकतंत्र में उनकी भागीदारी ही सबका समानता, और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी होगी तो उससे क्या मिलेगा? समानता और न्याय मिल सकता है। इससे भेदभाव कम होगा और एकता मजबूत होती है। आगे, अगर हर जाति धर्म के लोग लोकतंत्र में उनकी भागीदारी होगी, वो वोट डाल रहे हैं, वो नेता बन रहे हैं, वो प्रतिनिधि बन रहे हैं, तभी तो सर्वांगीण विकास होगा और भेदभाव कम होगा और एकता होगी और मजबूती होगी, एकता मजबूती होती है। चलिए, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कोई भी असमानता भूमिकाएं बना क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कोई भी नई असमानताएं भूमिका बना सकती है? हाँ, यदि किसी वर्ग में शिक्षा, रोजगार एवं अन्य संसाधनों से वंचित रखा जाए तो नई असमानता उत्पन्न होगी और सामाजिक विभाजन को जन्म देता है, और सामाजिक विभाजन को क्या करता है? अब भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संस्था में है? तो पंचायती राज संस्था में है। घ नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्था में। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, जिससे वह स्थानीय शासन में क्या कर सके? भाग ले सके। 33% आरक्षण है उसके लिए। स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय स्वशासन या पंचायत मतलब हम लोग जो गांव घर में पंचायत व्यवस्था है वो स्थानीय स्वशासन में आता है। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों को गौर करें। संप्रदाय अलग अलग धर्म जाति के आधार पर लोगों का बंटवारा जो है वो संप्रदाय अलग अलग समूह के लोग जो हैं तो वो है उन पर राजनीति। यानी सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति निम्नलिखित में से किस आधार पर है? किस आधार पर सांप्रदायिक राजनीति है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना। सांप्रदायिक राजनीति वह राजनीति होती है जो एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानती है और धर्म के आधार पर क्या कर रहा है? भेदभाव हो रहा है, तो ये सांप्रदायिक राजनीति है। अगला है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मान्यता नहीं देता है। और नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और धर्म के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार करता है। सूची 1 और सूची 2 को मिला है। अधिकार और अवसर के मामले में स्त्री पुरुष की समानता को अधिकार और अवसर के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता व्यक्त करता है धर्मनिरपेक्ष। आइए इसका देखते हैं हम क्या है। इसमें होगा मिलान करने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करें? मिलान करें। ठीक है, ठीक है। चलिए, अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों को समान को अधिकार और अवसर के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला पुरुष क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। यानी स्त्री पुरुष को समान मानने वाला पुरुष क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। अगला है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाएगा। एक धर्म को दूसरे धर्म से भेदभाव करने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाएगा। धर्म
को समुदाय का मुख्य आधार धर्म ही मानेगा वह किसी समुदाय का, तो वह सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाएगा। यानी वह धर्म में भेदभाव कर रहा है तो सांप्रदायिक व्यक्ति है। जाति के समुदाय को मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव ना करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। तो ये है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। तो हमारा ये खत्म होता है चैप्टर बच्चों। तो आपको यह कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।